आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन पे। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो थे उसमें हमने ऑप्शंस का ओवरव्यू ले लिया था, ऑप्शंस क्या होता है इसको हमने समझ लिया था। इस वीडियो के अंदर कुछ हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ऑप्शंस के बारे में और अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो कुछ हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं न्यूमेरिकल, जिससे आपको ऑप्शंस कैसे कॉल होता है, कैसे पुट होता है और कैसे ऑप्शंस काम करता है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कॉल ऑप्शन एग्जांपल। ए पोटेंशियल होम ओनर सी ए न्यू डेवलपमेंट गोइंग अप, दैट पर्सन मे वांट द राइट टू परचेज ए होम इन फ्यूचर but will only want to exercise the right once certain developments around the area are fully। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन का एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर एक होम खरीदने वाला एक पर्सन है जो फ्यूचर में होम खरीदना चाहता है, लेकिन उस एरिया में अगर कुछ डेवलपमेंट हो गए तो वो घर को खरीदेगा, नहीं तो वो होम को बाई नहीं करेगा। तो उसका एक ऐसा ऑप्शन चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, वो एक है ना, या तो कुछ डिपॉजिट दे देगा और है ना जब डेवलपमेंट होंगे तो एक पर्टिकुलर पीरियड में वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा और डिपॉजिट दे देगा। उसके बाद क्या होगा, डील लॉक हो जाएगी। उसके पास ऑप्शन रहेगा, या तो फ्यूचर में उसको ट्रांजेक्शन को पूरा करे या फिर वो डिपॉजिट को भूल जाए। तो उसके पास क्या होगा, ऑप्शन होगा, राइट टू बाई आ जाएगा और ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। वो डिपॉजिट को छोड़ सकता है और खरीदने को, डील को भी छोड़ सकता है। तो ये नेक्स्ट पैरा में हम इसको रीड कर लेते हैं। द पोटेंशियल होम बायर वुड बेनिफिट फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ बाइंग और नॉट। इमेजिन दे कैन buy a call option from the developer to buy the home at say $4 lakh at any point in the next 3 years। तो ऑप्शंस का पीरियड क्या हो गया, 3 years का हो गया और प्राइस आज उसने लॉक कर लिया $4 lakh। वेयर दे कैन you know it as a non-refundable deposit, naturally the developer would not grant such an option for free। The potential home buyer needs to contribute a down payment to lock in that right। तो उसको राइट चाहिए $4 लाख में खरीदने का, तो उसको क्या होगा, कुछ डिपॉजिट जमा करना पड़ेगी। विद रेस्पेक्ट टू एन ऑप्शन दिस कॉस्ट इज नोन एज द प्रीमियम। इट इज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इन आवर होम एग्जाम्पल द डिपॉजिट माइट बी $20,000 that the buyer pay the developer। Let's say 2 years have been passed and now the developments are bullet। The home buyer exercise the options and buy the home for $4 lakh because that is the contract purchase। ऑप्शंस के अंदर ये एक ऑप्शंस का एक तरीके से एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ, $20,000 से डाउन पेमेंट कर दिया और 3 साल बाद में डेवलपमेंट हुआ तो उसने $4 लाख में उस पीरियड के अंदर कभी भी उसको एक्सरसाइज कर लिया और घर को ले लिया। द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट होम में बी डबल टू $8 लाख। अब डेवलपमेंट होने के बाद उसकी प्राइस तो हाइक हुई, तो उसकी $8 लाख हो जाती है, $8 लाख हो जाती है प्राइस। तो अभी वो क्या होगा, उसने ऑप्शंस ले रखा है तो उसको पहले वाली प्राइस पे ही उसको बाय करेगा। बट बिकॉज द डाउन पेमेंट लॉक इन ए प्री डिटरमाइंड प्राइस द बायर पे $4 लाख। नाउ इन द अल्टरनेटिव सिनेरियो, अगर ऐसा नहीं हो और से द जॉइनिंग अप्रूवल डज नॉट कम थ्रू अंटिल द ईयर 4। अब 4 साल तक क्या हुआ, उस जॉन की अप्रूवल ही नहीं आई, डेवलपमेंट हुए ही नहीं, तो क्या होगा, उस जॉन में डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन अब वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब उसमें क्या होगा, 3 साल का लॉकिंग पीरियड था, वो चला गया। दिस इज 1 year past the expiration of this option। Now the home buyer must pay the market price because the contract has expired। In either case the developer keeps the original $20,000 collected। अब उसमें क्या हुआ, ऑप्शंस के लिए एक तरीके से प्रीमियम दिया था वो तो रख लेगा, लेकिन वो खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसके 3 साल में डेवलपमेंट नहीं हुए तो उसने खरीदा नहीं। अब 4 साल के अंदर, चौथे साल में वो नहीं खरीद पाएगा। एक पुट ऑप्शन का एग्जांपल है। नाउ थिंक ऑफ ए पुट ऑप्शन एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इफ यू ओवन योर होम यू आर लाइकली टू फैमिलियर विद द परचेजिंग होम ओनर्स इंश्योरेंस। होम ओनर बाई ए होम ओनर पॉलिसी टू प्रोटेक्ट देयर होम फ्रॉम डैमेज। They pay an amount called the premium for some amount of the time, let's say a year। The policy has a face value and gives the insurance holder protection in the event the home is damaged। तो उसके अंदर क्या होता है, एक पॉलिसी ले ली उसने, उसके अंदर पॉलिसी के अंदर अगर कुछ डैमेज होगा तो उसको ना वो भरपाई करेगी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो पुट भी एक तरीके से इसी तरह का होता है कि पुट
हम राइट टू सेल का ले लेते हैं तो क्या होता है, हमारे को तो एक प्राइस मिल ही जाती है, तो इसके अंदर भी इंश्योरेंस के अंदर भी क्या होता है, हमारा डैमेज से कंट्रोल हो जाता है। What if instead of a home your assets was a stock or index investment? Similarly, if an investor wants to ensure his her S&P 500 index portfolio, S&P है ना वेस्टर्न कंट्रीज का शेयर मार्केट है, जैसे अपने यहाँ पे NSE BSE है, तो उसका इंडेक्स 500 पे है। दे कैन परचेज पुट ऑप्शन एंड इन्वेस्टर में फियर दैट ए बियर मार्केट इज नियर एंड मे बी अनविलिंग टू लॉस मोर देन 10% ऑफ देयर लॉन्ग पोजिशन इन द S&P 500 इंडेक्स। अब क्या है कि इन्वेस्टर को लग रहा है कि है ना उसने 500 पे जब था ना 500 इंडेक्स जो 500 जो स्टॉक है उसको रिप्रेजेंट करता है S&P, तो उसमें उसके पास कुछ पोर्टफोलियो है और उस पोर्टफोलियो का उसको लग रहा है कि बियर मार्केट है, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है और वो ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% का नुकसान उठा सकता है। तो वो क्या करेगा, S&P 500 मतलब जैसे निफ्टी 100 है वैसे S&P 500 है। इफ द S&P 500 इज करंटली ट्रेडिंग एट $2,500, तो अब इंडेक्स कहाँ पे 2500 पे है उसका, 2500 पे है, तो ही और सी कैन परचेज ए पुट ऑप्शन गिविंग द राइट टू सेल द इंडेक्स एट 2250 फॉर एग्जाम्पल एट एनी पॉइंट ऑफ इन द नेक्स्ट 2 ईयर। अब उसने क्या किया है कि है ना एक ऑप्शन ले लिया है कि हमारा 10% जब तक हमारा लूज हो, हमारे नीचे जाए हमारा पोर्टफोलियो, तब तक तो हमारे पास वहाँ तक हमारे पास ऑप्शन है कि उस पर हम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 ईयर में अगर हमारा इंडेक्स S&P 500 नीचे जाके भी अगर 10% से ज़्यादा नीचे चला जाता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि उसको हम 10% पे हमारे लॉस को हमने लिमिट कर रखा है, तो 10% जितना नीचे जाएगा उस प्राइस पे हम कभी भी नेक्स्ट 2 ईयर में सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राइट टू सेल है, हमने पुट ऑप्शन ले रखा है। अब अगर मार्केट ज़्यादा चल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका जो प्रीमियम का अमाउंट उसने दिया था उसको उसकी कॉस्टिंग आएगी, वो राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा और मार्केट प्राइस होगी उस पर सेल कर देगा। इफ इन द 6 मंथ्स द मार्केट क्रैश बाई 20%, अब क्या 2 साल का लॉकिंग पीरियड है, लेकिन 6 महीने बाद ही मार्केट क्रैश हो जाता है 20% से, तो 5 पॉइंट्स इन ऑन द इंडेक्स, तो 5% नीचे आ जाता है। ही और सी हैज़ मेड 250 पॉइंट्स by being able to sell the index at 2250 when it's trading at 2000, तो क्या हुआ 20% से टू डिक्लाइन हुआ ना मार्केट, तो 2500 पे था, तो 20% क्या हो गया 500 हो गया, अब डिक्लाइन हो गया 2000 पे आ गया, लेकिन हम कहाँ से सेल करेंगे 2250 पे, क्योंकि हमारा 10% पे इसको लॉस को लिमिट किया हुआ है। ए कंबाइंड लॉस ऑफ जस्ट 10%, in fact even if the market drops to 0, the loss would be only be 10% if this put option is held. Again, purchasing the option will carry a cost, the premium, and if the market does not drop during that period, the maximum loss on the option in just the premium spent. तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, पुट ऑप्शन का एग्जाम्पल है। अब उसमें ज़्यादा क्या होगा 10% का नुकसान होगा, भले ही मार्केट 0 पे चले जाए, तो ये क्या हुआ इस प्रीमियम के जो प्रीमियम अमाउंट है उस पर वो सिक्योर हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस के अंदर क्या क्या हम थिंग्स रहती है, हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो दे आर 4 थिंग्स यू कैन डू विथ ऑप्शंस। बाई कॉल कर सकते हैं, सेल कॉल कर सकते हैं, बाई पुट्स कर सकते हैं और सेल पुट्स कर सकते हैं। बाइंग स्टॉक गिव ए लॉन्ग पोजिशन, बाइंग ए कॉल ऑप्शन गिव ए पोटेंशियल लॉन्ग पोजिशन इन द अंडरलाइंग स्टॉक। शॉर्ट सेलिंग a stock give you a short position, selling an act or uncovered call gives you a potential short position in the underlying stock। अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने बाइंग किया है कैश मार्केट पे, तो हम क्या करेंगे, एक है ना ऑप्शन ले सकते हैं सेल करने के लिए कि हमारे इससे ज़्यादा लॉस को लिमिट कर सकते हैं। हमने अब लॉन्ग पोजीशन तो कर ली, मतलब हमने कैश मार्केट में अगर खरीद लिया, तो हम ऑप्शन में क्या करेंगे, हमारे पास फिजिकल चाहिए तो हम उसको सेल का ले लेंगे, सेल का ऑप्शन ले लेंगे कि फ्यूचर में इस डेट पे, तो हमारे क्या होगा इस डेट अगर फ्यूचर ऑप्शन मिल रहा है हमको फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे उस डेट पर हमारे हमने शो सेल ले लिए SBI के हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है। अगर हमको जब 200 रुपये पे आज लिया, पर शेयर प्राइस 200 है, और हम चाहते हैं कि डिक्लाइन नहीं हो ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे लॉस को लिमिट करने के लिए 205 पे तो 3 मंथ्स के बाद का एक ऑप्शन ले लेंगे कि इस पर तो हम सेल करेंगे ही करेंगे। अगर ज़्यादा जाएगा प्राइस शेयर का,
तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्राइस पे बेच देंगे और ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे प्रीमियम की कॉस्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास अभी हमने बेचे और फ्यूचर में हम वापस उस शेयर को खरीदना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे को इससे ज़्यादा महंगा नहीं मिले और हमारे पास अभी कैपिटल की हमको रिक्वायरमेंट है, किसी अदर पर्पज से कैश की रिक्वायरमेंट है, तो हम सेल कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइंग का कॉल ले लेंगे, ऑप्शन ले लेंगे और उसमें हम शेयर को इतने टाइम बाद में वापस उसी के आसपास प्राइस पे खरीद लेंगे। उसमें हमारे क्या होगा, सिर्फ प्रीमियम की कॉस्ट लगेगी और हम उसको खरीद लेंगे। और फ्यूचर में क्या होगा, हमारे को क्या होगा, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भी हम उस पोर्टफोलियो में उस शेयर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन है उसको लेने का। बाइंग ए पुट ऑप्शन गिव ए पोटेंशियल शॉर्ट पोजीशन इन द अंडरलाइंग स्टॉक। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ कैश मार्केट में शॉर्ट करेंगे तो वो बाई कर लेंगे और यहाँ पे बाई करेंगे तो वहाँ पे सेल का ऑप्शन लेंगे। People who buy options are called holder and those who sell options are called writer of options. Here is the important difference between holder and writer. तो जो बायर होते हैं ना ऑप्शंस के, उनके पास ये ऑप्शंस रहता है। जो राइटर जो होते हैं उनके पास तो ऑब्लिगेशन रहता है कि वो, उनके पास ऑप्शंस नहीं रहता है, उनके पास है ना ऑब्लिगेशन रहता है। अगर वो एक्सरसाइज करने चाहता है बायर, तो जो राइटर होता है उसको क्या होता है, उसको तो ऑब्लिगेशन होता है कि अगर वो एक्सरसाइज करना चाहता है ट्रांजेक्शन को तो उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो उसके पास ऑप्शंस नहीं रहता, राइटर के पास ऑप्शन नहीं रहते। लेकिन राइटर जो होते हैं वो बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं, उनके पास अच्छी न्यूज़ रहती है, अच्छे इनपुट्स रहते हैं, तभी वो ऑप्शंस लिखते हैं और वो ज़्यादातर उनके फेवर में ही जाती है सिचुएशन। कॉल होल्डर एंड पुट होल्डर बायर्स आर नॉट obligated to buy or sell. They have the choice to exercise their rights. This limits the risks of buyers of options to only the premium spent. तो क्या होता है, उनका तो सिर्फ प्रीमियम लगता है, उनके क्या होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। कॉल राइटर एंड पुट राइटर however are obligated to buy or sell if the option expires in all the money more on that below. This means that a seller may be required to make good on a promise to buy or sell. It also implies that option sellers have exposure to more and in some cases unlimited risk. This means writer can lose much more than the price of the options premium. तो फिर अगर ज़्यादातर तो क्या होता है कि बड़े बड़े ब्रोकर ही होते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनका जो प्रिडिक्शन होता है वो सही जाता है। लेकिन अगर नुकसान होता है तो उनका क्या होता है, प्रीमियम में जितना अर्न नहीं किया उससे बहुत ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। वाई यूज ऑप्शंस, फर्स्ट क्या है स्पेकुलेशन। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी काम में आता है ऑप्शन। स्पेकुलेशन इज द वेजर ऑन फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन। स्पेकुलेटर माइट थिंक द प्राइस ऑफ ए स्टॉक विल गो अप perhaps based on fundamental analysis or technical analysis. A speculator might buy the stock or buy a call option on the stock. Speculating with a call option instead of buying the stock outright, it is attractive to some traders since options provide leverage. An out of the money call option may only be cost of few dollars or even cent compared to the full price of a $100 स्टॉक। तो क्या होता है कि स्टॉक्स में जब हम बाइंग करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो इसके अलावा हम कुछ सिर्फ है ना उसका प्रीमियम देके और ऑप्शन ले ले तो हमको कम पैसा देना पड़ेगा, जो कुछ डॉलर ही होगा या कुछ सेंट्स में होगा। तो बहुत कम प्रीमियम में हम उसको खरीद सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग के अंदर क्या होता है कि वो सिक्योर हो सकता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, स्पेकुलेशन या हेजिंग। हेजिंग के अंदर अगर कमोडिटी का ले लें हम तो क्या करेगा, उसकी क्रॉप रहेगी और फ्यूचर में उसको सेल करनी है तो वो क्या करेगा, पुट ऑप्शन ले लेगा प्रीमियम देके और अपने को सिक्योर कर लेगा कि ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन हो, डिक्लाइन हो, उससे वो सिक्योर हो जाएगा। तो हेजिंग के भी काम आते हैं। अब एक है हाउ ऑप्शंस वर्क इन टर्म्स ऑफ वैल्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ एसेंशियली ऑल अबाउट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फ्यूचर प्राइस इवेंट्स। द मोर लाइकली समथिंग is to occur, the more expensive an option would be that profits from that event. For instance, a call value goes up as the stock underlying goes up. This is the key to understand the relative value of options. The less time there is until expiry, the less value an options will have. This is because the chances of a price move in the underlying stocks diminishing as we draw the closer to expiry. This is why an option is a vesting asset. If you buy a month options that is out of the money and the stock does not move, the options become less valuable with each passing day. Since
time is a component to the price of an options become less valuable with each passing day. Since time is component the price and options a 1 month option is going to be less valuable than a 3 month option. This is because with more time available the probability of a price move in your favor increase and vice versa. तो इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है टाइम लिमिट पे डिपेंड करता है। अगर हम 1 महीने का ऑप्शन लेते हैं तो वो क्या होता है सस्ता आता है, क्योंकि 1 महीने के अंदर स्टॉक में प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम इसको 3 महीने का लें या 1 साल का लें तो ऑप्शंस की प्रीमियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो जितना टाइम पीरियड का ऑप्शन होगा उतना ही है ना वो महंगा होगा। और जैसे ही वो ऑप्शन जैसे 1 महीने का ऑप्शन है और जैसे हम आज 1 दिसंबर को ले उसका एक्सपायरी डेट है 31 दिसंबर, तो अगर वो 1 दिसंबर को जो ऑप्शन मिल रहा है अगर उसमें प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ और 20 दिसंबर आ गया तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुआ, वही शेयर का प्राइस है तो ऑप्शन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और अगर ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसकी ऑप्शन की प्राइस ज़्यादा होगी। Accordingly, the same option strike that the expiry in a year will cost more than the sum strike for 1 month. The vesting feature of the option is a result of time decay. The same option will be worth less tomorrow than it is today if the price of the stock does not move. तो मूव नहीं होती है तो वो क्या होता है ऑप्शन सस्ता होता जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो volatility of also increase the price of an option. This is because uncertainty push the odds of an outcome higher. If the volatility of the underlying assets increase, the larger price swings will increase the possibilities of substantial moves both up and down. Greater price swings will increase the chances of an event occurring. Therefore, the greater the volatility, the greater the price of the options. Options trading and volatility are intrinsically linked to each other in this way. तो ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि ना जैसे जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है ऑप्शंस की प्राइस भले ही है ना ऑप्शंस कम पीरियड का और ऑप्शंस एक्सपायर होने जा रहा है, लेकिन अगर फ्लक्चुएशन बढ़ गए तो ऑप्शंस की प्राइस हाई हो जाएगी। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है प्राइस सेम है तो वॉलेटिलिटी कम है तो क्या होगा उस ऑप्शंस का प्राइस गिर जाएगा। तो ऑप्शंस का प्राइस डिपेंड करता है फ्लक्चुएशन पे या अप एंड डाउन कितना हो रहा है फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि 1 मई को है ना ये ऑप्शंस है, स्टॉक की प्राइस 67 पे है और ऑप्शंस की प्राइस क्या है 3.15 इसकी ऑप्शंस की प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो गया, अब 100 शेयर हम कितने में खरीद पा रहे हैं ऑप्शंस खरीद पा रहे हैं 100 शेयर का $315 के अंदर। और अगर हम ऐसे 100 शेयर का खरीदे तो हमारे को कितना लगेगा $6,700 लगेगा। लेकिन हमने ऑप्शंस लिए, अब ऑप्शंस के अंदर क्या हुआ प्राइस बढ़ गई तो देखो ऑप्शंस की प्राइस भी बढ़ गई 8.25 हो गई। और अगर एक्सपायरी डेट पर अगर वो उससे नीचे चला गया, अब देखो एक्सपायरी डेट आई तो उसका क्या हुआ वर्थलेस, उसकी कुछ क्या होगी कुछ प्राइस ही नहीं होगी, ऑप्शंस को एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। तो ये एग्जांपल है अगर इंटरनल वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों का होता है, एक तो स्टॉक की प्राइस प्लस टाइम वैल्यू ये मिला के ऑप्शंस का क्या होता है प्रीमियम होता है। और फर्स्ट मई को देखो ऑप्शन एक शेयर का कितने का था $3.15 का था। और है ना ये जब प्राइस बढ़ गई शेयर की वॉलेटाइल हुआ तो क्या हुआ ऑप्शंस की भी प्राइस बढ़ गई और लास्ट में एक्सपायरी डेट पर क्या वर्थलेस हो गया, ऑप्शंस की कुछ प्राइस ही नहीं रही। तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जिसकी सहायता से हम समझ सकते हैं कि ऑप्शंस की प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होती है। ये आपके असाइनमेंट है, लास्ट में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं हेजर पे, आर्बिट्रेटर पे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस पे। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। ऑप्शंस आपके इकोनॉमिक्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सब कंप्लीट हो चुका है ऑप्शंस, और स्वैप है उसको डिस्कस करने की नीड होगी तो हम आगे उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।